नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका लक्ष्मण जाजूतिया इस वीडियो लेक्चर में बीकॉम छठवें सेम के हिंदी माध्यम की जो हमारी कक्षा है उसके तीसरे यूनिट के प्रारंभ में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा तीसरा यूनिट, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बोला था, वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोगों ने विनियोग या निवेश खाते कह सकते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे प्रॉब्लम्स के ऊपर बढ़ने से पहले हम थोड़े में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, उसमें किन खर्चों की या किन हमारी इनकम होती है जो हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। किन चीज़ों की जो हमारे को जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से समझ सके, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इस माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या होता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने जीवन में आज तक यह शब्द सुना होगा, विनियोग, निवेश, इन्वेस्टमेंट, या कहीं आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं हम लोग इस जो शब्द है इससे कहीं ना कहीं रूबरू है, हम इसको जानते हैं। चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक संस्था हो, या किसी भी तरह की कोई भी बॉडी हो, या जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। व्यक्ति क्या करता है, अपने जितने भी आय के माध्यम रहते हैं उसमें से अपने खर्चे निकालने के बाद में जो पैसा बचता है उसको कहीं ना कहीं निवेश करके चलता है। वो कहीं पे भी हो सकता है, वो शेयर्स में हो सकता है, एफडी के अंदर हो सकता है, डिबेंचर्स में हो सकता है, या ऐसे ही कई लोग सोना खरीदने के बारे में सोचते हैं, कई लोग जमीन खरीदते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इसके ऊपर में मूल स्वरूप से हमको कुछ ब्याज या फिर डिविडेंड, जिसको हम लाभांश कहते हैं, वो मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये हमारे आने वाले समय में अगर हमको कोई जरूरत पड़ती है तो उससे संबंधित हमको जो आज पैसे जमा के रख लेने चाहिए वही होता है इन्वेस्टमेंट। उसी को हम कहते हैं। किस तरीके से कंपनियां भी करती हैं, जब उनको बेहतरीन प्रॉफिट्स होते रहते हैं, लाभ मिलते रहता है, तब वो क्या करती है कि जब लाभांश दे देते हैं उसके बाद में जो पैसा उनके पास बचता है वो पैसे को वो क्या करते हैं, निवेश करती है। कहीं भी निवेश कर सकती है, शेयर्स खरीद सकती है किसी कंपनी के, कहीं पे डिबेंचर्स खरीद सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि जो पैसा आपके पास में ज्यादा पड़ा हुआ है वो भी आप क्या कर देते हैं, काम पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग हमारे ही प्रॉफिट से, लाभ से और लाभ कमा लेते हैं। यही मानसिकता क्या होती है, किसकी होती है, कंपनियों की होती है। वो भी क्या करती है, इसी तरीके से निवेश करते चलती है। तो उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा उनके पास में अवसर निर्माण हो जाता है पैसे के और जुटाने का, जो कि उनके रोजमर्रा व्यवहार से थोड़ा सा अलग होता है। निवेश करने के साथ में दो तरह से इन दोनों में से कोई एक तरीके से आपको पैसा मिल सकता है, आपकी आय हो सकती है। पहला हो सकता है कि आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आपने किसी कंपनी को लोन दिया, डिबेंचर होल्डर बन गए, आपने किसी को एडवांस दिया, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर से भी मिलेगा, बॉन्ड लिया तो बॉन्ड से मिलेगा, एफडी में इन्वेस्ट किया एफडी से इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, या तो फिर दूसरी चीज डिविडेंड, लाभांश मिलेगा। कंपनी जब पैसा कमाएगी उसमें से एक हिस्सा क्या करेगी, आपको देगी। तो इन दो तरीके से आगे हमको आय होनी चाहिए, इसीलिए आज हम निवेश करते हैं। अब निवेश करने के क्या हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है विनियोग, निवेश के दो प्रकार है। पहला प्रकार है फिक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब निश्चित निवेश। दूसरा हो सकता है वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो है परिवर्तनीय निवेश। परिवर्तनीय, अब नाम ही बता देता है, निश्चित, फिक्स मतलब आप उसको नहीं बदल सकते, वो वैसा ही रहेगा कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म में, जिसको हम कहते हैं आने वाले 5-7 साल तक, लंबे समय तक आप उस निवेश को बदल नहीं पाओगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, आपने निवेश के तौर पे कहीं पे मकान, जमीन ले ली, फिक्स जो भी लॉन्ग टर्म मिलर रहते हैं, मशीन ले लिया, लॉन्ग टर्म मिलर रोज रोज खरीद के बेच नहीं सकते हम लोग इन चीजों। तो वो हो गया हमारा क्या, फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो है निश्चित निवेश। फिर दूसरा क्या आता है, वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या हुआ, परिवर्तनीय निवेश। बदल सकते हैं, बात को बदल सकते हैं। शेयर मार्केट में गए, शेयर्स खरीदे, अंश खरीदे, बेच दिए। लॉन्ग टर्म के हैं, क्या वेरिएबल हो सकते हैं, इनको ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता, ये बदल दिए जाते समय समय से। तो ये हो गए विनियोग के प्रकार। इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीजें जो हमको जानना बहुत जरूरी है, टर्म्स रिलेटेड टू द प्राइसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं
वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू होता है कि जिस कीमत के ऊपर में, जिस मूल्य के ऊपर में आप किसी चीज को ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो उदाहरण के लिए ले लीजिए कि किसी कंपनी ने अपने अंश को, अपने शेयर्स को रजिस्टर किया 100 रुपए की फेस वैल्यू, 100 रुपए की फेस वैल्यू पे रजिस्टर करने के बाद भी वह शेयर कितने में बिका, मार्केट प्राइस उसका कितना हो गया, बाजार मूल्य, वो बाजार मूल्य रहा 330 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू या फिर अंकित मूल्य वो मूल कीमत होती है जिसपे हम उस चीज को मूल्यांकन करने के लिए रखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। निवेश में इसी को फेस वैल्यू कहा गया है। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, अंकित मूल्य मतलब वह मूल्य जिसपे आप किसी चीज को आज रजिस्टर करवाते हैं, आज उसको आज उसकी उस चीज के ऊपर में अंकित है, वो वैल्यू, वह मूल्य, उसी को इसीलिए कहा जाता है अंकित मूल्य, क्योंकि उसको उस कीमत पर अंकित कर दिया जाता है। कम से कम इस चीज की कीमत 100 रुपए है, यह फेस वैल्यू हो गया। तो फिर मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार मूल्य, बाजार भाव क्या हो गया। तो बाजार भाव मतलब वो हुआ कि जब आप उस फेस वैल्यू पे, अंकित मूल्य पे रजिस्टर्ड चीज को क्या करने जाएंगे, मार्केट में, बाजार में बेचने जाएंगे। जब जो उसकी खरीदी बिक्री का दर आएगा, भाव आएगा, वह हो जाता है हमारा बाजार भाव हो जाता है। यह भाव कैसे पता चलता है, यह भाव पता चलता है सेल्स और परचेस की डिमांड सप्लाई से। कितना बाजार में आपके उस शेयर की कीमत है, ये कैसे पता चलेगी, यह पता चलेगी कि उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यही दोनों चीज क्या करती है, मार्केट प्राइस बताती है। तो फिर सेल्स प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस समझ में आ गया और फेस वैल्यू समझ में आ गया। तो सेल्स प्राइस क्या होता है, सेल्स प्राइस मतलब वह कीमत जिसके ऊपर आप अपने शेयर्स की बिक्री कर सकते हैं, वह मूल्य जिसके शेयर्स की बिक्री हो सकती है। ये कम ज्यादा मार्केट प्राइस नजदीक पास ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ चीजों का एडजस्ट करके, कुछ कम ज्यादा करके वही भाव हमको मिलता है। उदाहरण के लिए 330 रुपए क्या था मार्केट प्राइस का, आपने कितने में बेच दिया, 325 में बेच दिया, क्योंकि सेल्स प्राइस में और मार्केट प्राइस में मामूली अंतर रह सकता है। तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए, सेल्स प्राइस हो जाता है, बिक्री का मूल्य हो जाता है। मार्केट प्राइस मतलब ये प्राइस, सेल्स प्राइस के अंदर क्या रहता है, हमको खर्चों को भी, जो हमारे खर्चे रहेंगे बेचने के, उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आता है कॉस्ट प्राइस, उसका मतलब क्या होता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब अब आपने सपोज कीजिए 100 रुपए का शेयर जो बाजार में 300 रुपए में बिका है, वह 350 में खरीदा। इस 350 के साथ में आपको उसको खरीदने में 10 रुपए खर्चा लगा, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 335। वही जिसने बेचा है, सेलर है, उसके लिए कितनी रहेगी, 350, और आपके लिए कितनी बन जाएगी, 335 रुपए। यही फर्क है सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस या फिर लागत मूल्य मतलब वह कीमत जिससे आप चीज को खरीद रहे हैं, उसके अंदर उस चीज से संबंधित, खरीदी से संबंधित जो भी खर्चा है वह भी हमको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, वह हो गया लागत मूल्य। फिर बिक्री मूल्य क्या होता है, जब हम किसी चीज की खरीदी करते हैं, उस समय उस खरीदी करते वक्त खरीदी मतलब उसकी जो मूल्य है, खरीदी मूल्य, और उसके साथ में भी अगर हमको कोई खर्चा देना पड़ता है तो वो क्या हो गया हमारा सेल्स प्राइस या बिक्री मूल्य। फिर आखिरी आता है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब क्या होता है कि यह प्राइस होता है कि कौन से उचित दर पे, एक उचित मूल्य पे आपका वो वस्तु बिकना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस एक समान होते हैं, लेकिन किन्हीं केसों में, किन्हीं परिस्थितियों में इन दोनों में अंतर देखा जा सकता है। इसीलिए फेयर प्राइस मतलब बहुत उचित मूल्य जिसमें आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल सके कि
मेरी कीमत को इतना कम से कम उचित मूल्य पर बिकना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस है, उसका फेस वैल्यू ये है, तो और मैंने कितने में खरीदा, उसके हिसाब से उचित मूल्य निकाल दिया जाता है, वो होता है हमारा फेयर प्राइस। ठीक है, अब यह तो हो गया किससे संबंधित, विनियोग के क्या प्रकार हो सकते हैं, या फिर उससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं जिनके हमें जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो है सेल्स परचेस ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। जब कभी हम लोग प्रश्न चुनाएंगे आगे जाके इसके अगले वीडियो लेक्चर से, तब याद रखिएगा हमको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक हो सकते हैं यहाँ पे आपके कम इंटरेस्ट परचेस एंड सेल, मतलब सहज है, और एक हो सकते हैं एक्स इंटरेस्ट, इसको हम लोग लिख देंगे बिना ब्याज, ब्याज के बिना। ठीक है, ये दो प्रकार से हम लोगों को परचेस सेल ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट के या फिर डिविडेंड के फार्मूला अपने होते हैं। कम इंटरेस्ट परचेस सेल मतलब ब्याज के सहित उस चीज का खरीदी बिक्री होगा। कैसे समझ लेते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक बार कि यहाँ पे आपने किसी से 1 अगस्त को कुछ शेयर्स परचेस किए। ठीक है, 1 अगस्त को जब शेयर्स परचेस किए हैं आपने, यह शेयर्स आपने जब परचेस किए, उसका ब्याज आपको आएगा जून में और दिसंबर में। अब जब आप कम इंटरेस्ट वाली कंडीशन पे, कम इंटरेस्ट वाली शर्त के ऊपर में ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेस सेल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपको आखिरी ब्याज कब मिला था, जून में मिला था, आपने खरीदी कब किया, 1 अगस्त को किया, मतलब जुलाई, 1 महीने का यह ब्याज आपको मिलेगा। कम इंटरेस्ट है मतलब जो खरीदेगा उससे उसको उसका वो ब्याज मिलेगा, ये होती है कम इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि आपकी जो खरीदी मूल्य रहेगा, परचेस प्राइस, उसके अंदर में उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। यह होता है क्या, कम इंटरेस्ट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें, एक तो हमने बेचा तो हमको क्या मूल्य पड़ा, हमारे लिए सेल्स प्राइस क्या है, और जिसने खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। हम ये दोनों चीज निकालनी पड़ती है। जब कभी आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसे हम लिखेंगे कैपिटल कॉस्ट, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं परचेस, ये हो गया कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा परचेस प्राइस, किस कीमत पे खरीदा है, प्लस खरीदने के लिए कुछ खर्चे भी रहते हैं, कई बार स्टैंप ड्यूटी रहती है, कभी ब्याज ये रहता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, दलाली लगती है, वह सब चीजें जो दी जाएंगी, उसमें से इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू डेट ऑफ परचेस, मतलब आखिरी का इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को मिला था, 30 जून टू 1 अगस्त। ये जो 1 महीना है, यह 1 महीने का तो यहाँ पे ब्याज का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ब्याज मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे घटा देंगे। इनकम है मतलब क्या होगा, अगर आपने 500 रुपए में शेयर्स खरीदे हैं, 10 रुपए बचाए, मतलब 400 का 510 रुपए हो गया, उसमें से आपको 25 रुपए ब्याज मिला है, आपकी इफेक्टिव खरीदी की या नेट कैपिटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वह आ जाएगी 485 रुपए, क्योंकि 25 रुपए घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल कॉस्ट। फिर आती है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हमने कितने में बेचा था, तो जो सेलिंग प्राइस है वह उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमको खर्चा माइनस करना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पे खर्चा माइनस करना पड़ता है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमें कितना पैसा मिला। माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू डेट ऑफ सेल, जो पिछले 1 महीने का इंटरेस्ट है, ये उदाहरण ले रहे हैं, जो ये 1 महीने का इंटरेस्ट है वह भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यह होता है कम इंटरेस्ट परचेस से, परचेस एंड सेल, ये हो गया कम इंटरेस्ट। याद रखेंगे जब कभी कम इंटरेस्ट वाले ब्याज सेल वाले जो हमारे ये आते
इंटरेस्ट परचेस एंड सेल मतलब ब्याज रहित, ब्याज के बिना खरीदी बिक्री। फॉर्मूला वही है, सिर्फ आखिरी का जो इंटरेस्ट वाला हिस्सा था वो हटा दिया। कैपिटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, परचेस वाली कॉस्ट को आगे यहाँ पे क्या करना है, इसमें परचेस प्राइस प्लस परचेस एक्सपेंसेस, कितने में खरीदा प्लस खरीदी का खर्चा जोड़ दिया, ठीक है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस सेल्स एक्सपेंसेस मतलब कितने में बिकी उसमें से बेचने का जो खर्चा लगा वह निकाल दिया। यहाँ पे नोट दिया है, आप लोगों को ध्यान रखेंगे, एक्स इंटरेस्ट के अंदर में इंटरेस्ट इज नाइदर एडेड और डिडक्टेड, मतलब एक्स इंटरेस्ट की जब कंडीशन दी जाती है मैं ब्याज को जोड़ना है या घटाना है, ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी का ये आखिरी क्वेश्चन है फॉर्मूले वाला, ये बहुत ख्याल से याद रखेंगे, रट लीजिए किसी भी तरीके से, ये हमको भूलना नहीं है। कैपिटल कॉस्ट निकालते वक्त परचेस प्राइस माइनस प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट, जो लास्ट डेट को मिला था जिस दिन हमने खरीदा उसके बीच में का, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट। जब एक्स इंटरेस्ट की बात करेंगे कैपिटल कॉस्ट में क्या आएगा, परचेस प्राइस प्लस परचेस एक्सपेंसेस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस सेल्स एक्सपेंसेस। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रश्न देखेंगे, किस तरीके से प्रश्न उत्तर बनाने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।